एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स का यानी माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में, जैक बोर्ड में है या कोई भी जो एनसीईआरटी से बुक अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। चैप्टर नेम है आपका राष्ट्रीय आय मापन, नेशनल इनकम मेजरमेंट। जो आप लोग चैप्टर पढ़ते हो उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 2021 बोर्ड एग्जाम में 40%, हाँ यानी 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं जितने ऑब्जेक्टिव के डाल रही हूँ आप लोग अगर सारे देख लेते हो तो 40 मार्क्स तो आपका पक्का हो ही जाएगा, ऐसे ही पास हो जाएगा खाली ऑब्जेक्टिव करके। इतना बारीकी से एक एक क्वेश्चन निकाल के जैसे मैं बता रही हूँ कहीं आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं मिलेगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू नेशनल इनकम। क्या है उत्पादक इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान? क्या है? उत्पादक का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर ऑप्शन बी है देखो, उत्पाद का मूल्य माइनस हास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डिप्रिसिएशन, या फिर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागतें माइनस हास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, या ऑप्शन डी दिया है उत्पादक का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। उत्पादक का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू नेशनल इनकम, ठीक है। उत्पादक इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है? उत्पादक का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, नोट्स। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कराती हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रोनाउंस करती हूँ और ऑप्शंस भी बताती हूँ, साथ में आपको करेक्ट आंसर भी बताती हूँ। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे भी, केवल देखोगे सुनोगे, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ मैम ने ये बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी आपको याद हो सकता है। फिर भी अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, रिवीजन के लिए। और अगर नोट डाउन करने का मन नहीं है तो इसको बार बार सुनते रहो, देखते रहो खाली टाइम में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें से कौन सा शामिल है? जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल है? बीमा यानी इंश्योरेंस, निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, या फिर व्यापार ट्रेड, या फिर ऑप्शन डी दिया बैंकिंग। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल होता है? इनमें से निर्माण, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर में कौन शामिल होता है? इसमें से मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सा शामिल है, कौन इंक्लूड है? एग्रीकल्चर यानी कृषि, या फिर निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, संरचना निर्माण कंस्ट्रक्शन, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि निर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग अभी हमने पढ़ा कि ये सेकेंडरी सेक्टर में है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में है। तो चलो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कुछ बता दूं आपको। प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर, वो प्रकृति से यानी नेचर से गुड्स को लेकर, वस्तुओं को लेकर उसी से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करता है, ठीक है। प्रोडक्शन का काम जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन का काम नेचर से, प्रकृति से ही वस्तुओं को लेकर करता है। इनमें कौन कौन शामिल होता है?
कृषि यानी एग्रीकल्चर का काम हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वन का या मछली पालना होता है, फिशिंग, और खनन उत्खनन यानी माइनिंग का जो काम होता है, ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये सब नेचर से गुड्स को लेकर हम लोग इस्तेमाल करके प्राथमिक क्षेत्र में प्रोडक्शन का काम, उत्पादन का काम किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि, है ना। अभी मैंने बताया कृषि आता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से खाली स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। डैश इक्वल्स यानी डैश बराबर होता है निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से आय प्लस NFIA प्लस संपूर्ण चालू हस्तांतरण। डैश इक्वल्स इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस ऑल करेंट ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे डैश में क्या भराएगा? घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम, या निजी आय प्राइवेट इनकम, या राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, या व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, निजी आय प्राइवेट इनकम। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का प्रॉब्लम है लेकिन क्वेश्चन ठीक है। निम्न में कौन सा एक कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के कॉम्पनसेशन का कौन सा पार्ट है इनमें से? ठीक है। एक कर्मचारी के क्षतिपूर्ति का भाग इनमें से कौन सा है? बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, या वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, या फिर ऑप्शन सी देखो, नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, या फिर ऑप्शन डी दिया है, घायल कर्मचारियों को बीमा भुगतान, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम पेड टू एन इंजर्ड वर्कर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यही जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट। ठीक है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का भाग क्या है? नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन एक प्रचालन अधिशेष का संगठक है? प्रचालन अधिशेष का कौन सा एक संगठक है बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। बोनस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है बोनस, ऑप्शन बी है उपभोक्ता द्वारा ब्याज का भुगतान, ऑप्शन सी है लाभांश डिविडेंड, या ऑप्शन डी है सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभांश। ठीक है। प्रचालन अधिशेष का संगठक क्या है? लाभांश। डिविडेंड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। 6th नंबर क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, निम्न में कौन एक राष्ट्रीय आय में शामिल होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? ऑप्शन देखो क्या क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल कौन होता है इसमें से बताना है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए है अंशों के विक्रय से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, या फिर ऑप्शन बी है निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, या उत्पाद कर एक्सरसाइज ड्यूटी, या फिर ऑप्शन डी है हस्तांतरण आय ट्रांसफर इनकम। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो शामिल होता है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के घरेलू साधन आय में शामिल होता है? भारत का घरेलू साधन आय में इनमें से कौन शामिल होता है बताना है आपको। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इनमें से कौन सा इंक्लूड है? ऑप्शंस देखो, भारत में जापानी दूतावास में काम करने वाले भारतीयों का वेतन, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, या फिर ऑप्शन बी है विदेशी कंपनी द्वारा चुकाया गया वेतन, सैलरीज पेड बाय फॉरेन कंपनी, या ऑप्शन सी है भारतीय निवासी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा इंग्लैंड में कमाया गया लाभ, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इन इंग्लैंड ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, या ऑप्शन डी है भारतीय निवासी को भारत में जापान में दूतावास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी कंपनी द्वारा चुकाया गया वेतन, सैलरीज पेड बाय अ फॉरेन कंपनी। ठीक है। ये जो है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया में शामिल होता है। भारत के घरेलू साधन आय में कौन शामिल होता है? विदेशी कंपनी द्वारा चुकाया गया वेतन, सैलरीज पेड बाय फॉरेन कंपनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, प्रचालन अधिशेष है। प्रचालन अधिशेष इनमें से कौन सा है बताइए। ऑपरेटिंग सरप्लस इज, ऑप्शन ए है लाभांश प्लस निगम कर,
डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर लाभ प्लस ब्याज, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, या लाभ प्लस किराया, प्रॉफिट प्लस रेंट, या लाभ प्लस किराया प्लस अधिकार शुल्क प्लस ब्याज, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी और प्लस इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रचालन एनालिसिस क्या है? लाभ प्लस किराया प्लस अधिकार शुल्क प्लस ब्याज। ऑपरेटिंग सरप्लस इज प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लाभ का संघटक है? विच वन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट? लाभांश, डिविडेंड, अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या निगम लाभ कर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, या उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि लाभ का संघटक लाभांश भी है, अवितरित लाभ भी है, निगम लाभ कर भी है। ठीक है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सब जो है प्रॉफिट के कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, अब देखो 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता है, इसमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है वो बताना। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, या फिर ऑप्शन बी है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, या ऑप्शन सी दिया है ए तथा बी दोनों, ए एंड बी बोथ, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में ना तो मध्यवर्ती वस्तु को शामिल किया जाता है और ना ही पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है उसमें परचेस एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन एक सकल घरेलू पूंजी निर्माण में शामिल नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? इनमें से कौन सा सकल घरेलू पूंजी निर्माण में शामिल नहीं होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कौन इसमें से इंक्लूड नहीं होता है? इसका ऑप्शन दिए व्यावसायिक स्थिर निवेश, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर सार्वजनिक स्थिर निवेश, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या स्टॉक का निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इनमें से कोई नहीं। देखो सकल घरेलू पूंजी निर्माण में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? ना तो व्यावसायिक स्थिर निवेश शामिल होता है, और ना ही सार्वजनिक स्थिर निवेश शामिल होता है, और ना ही स्टॉक का निवेश शामिल होता है। तो इनमें से कोई भी शामिल नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होता है, सारे के सारे एक्सक्लूडेड होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण रुपए 200 करोड़ है, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण 100 करोड़ रुपए है, स्टॉक में परिवर्तन 20 करोड़ रुपए है, तो हास का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 200 करोड़ और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ₹100 करोड़ एंड चेंज इन स्टॉक इज ₹20 करोड़, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फार्मूला बैठाते हैं, डिप्रिसिएशन यानी हास, डिप्रिसिएशन इक्वल्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बाय चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, यानी कि डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? हास बराबर क्या होगा? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बाय चेंज इन स्टॉक, यानी कि घरेलू पूंजी निर्माण बटा स्टॉक में परिवर्तन। तो ये हो गया हाउस का फॉर्मूला। कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 करोड़ है ना, पूंजी निर्माण शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण कितना है? 200। तो यहाँ पे 200 बटा चेंज इन स्टॉक कितना है? स्टॉक में परिवर्तन 20 करोड़ है, चेंज इन स्टॉक इज 20 करोड़, तो 200 बटा 20, तो एक एक जीरो कट गया, 2 10 20, तो कितना हो गया? 10 करोड़ है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
10 करोड़। तो डिप्रिसिएशन कितना निकला? 10 करोड़ रुपीज। अब देखो 13th में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा नहीं है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा इनमें से कौन नहीं, ये बताना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है, ये बताना है आपको। इसके ऑप्शंस देखो, सरकार द्वारा अपने दूतावास के लिए विदेशों से क्रय, परचेजेस बाय गवर्नमेंट अब्रॉड फॉर इट्स एम्बेसी, या फिर मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का किराए पर व्यय एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा इनमें से कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो ये ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 14th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है? फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन दिए हुए हैं, गृहस्थों द्वारा नए मकान के किराए एवं निर्माण पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय हाउस होल्ड्स, ऑप्शन बी है विदेशियों द्वारा घरेलू बाजारों में प्रत्यक्ष क्रय, डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय फॉरेनर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, या ऑप्शन सी दिया है स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित उत्पादन का आरोपित मूल्य, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या फिर ऑप्शन डी दिया है आयातों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में से सत्य कथन को चुने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब जो सही सेंटेंस लगे उसको चूज करना है, टिक करना है, ठीक है। पूंजी के उपयोग के लिए किराया चुकाया जाता है, क्या ये सही है? रेंट इज पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, या फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण सदैव सकल स्थिर पूंजी निर्माण से अधिक होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मैं जो बोल रही हूँ उसमें से कौन सा सही ये बताना है, ठीक है। या फिर देखो ऑप्शन सी दिया है, एक देश की घरेलू आय राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी ग्रेटर देन इट्स नेशनल इनकम, या फिर ऑप्शन डी दिया है यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक हो तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कम होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस देन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है स्टेटमेंट, उसको चूज करना है। इसका सही स्टेटमेंट लग रहा है एक देश की घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है, ठीक है। एक देश की जो घरेलू आय होती है वो राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी ग्रेटर देन इट्स नेशनल इनकम, यही सही लग रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय के अनुमान का व्यय विधि शामिल करता है। जो राष्ट्रीय आय का हम लोग गणना करते हैं उसका क्या क्या विधि होता है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, है ना। तो उसका जो व्यय विधि होता है उसमें क्या शामिल होता है वो पूछा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम टेक्स इनटू अकाउंट, नेशनल इनकम का नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हस्तांतरण व्यय होता है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, या फिर मध्यवर्ती व्यय होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, या अंतिम व्यय होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर, या उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। राष्ट्रीय आय का अनुमान का व्यय विधि क्या शामिल करता है, अंतिम व्यय, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें क्या होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द फाइनल एक्सपेंडिचर। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, केवल डैश को दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है किस चीज को, किसको दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। ओनली डैश गुड्स, कौन सा जो वस्तु है, कौन सा गुड्स है जिसको राष्ट्रीय आय
की दोहरी गणना से बचने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। ओनली डैश गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम। कौन सा वस्तु है? अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, या ऑप्शन बी है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, या ऑप्शन सी है पूंजी वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, या ऑप्शन डी है उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा अंतिम वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है ताकि इससे दोहरी गणना से की जो समस्या होती है उससे बचा जा सके। ठीक है, सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग जो है उससे बचा जा सके। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु तो फाइनल बना नहीं होता है, तो फिर बन जाएगा, फिर उसको काउंट कर देंगे फाइनल में भी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। तो इसीलिए सबसे बचने के लिए सिर्फ अंतिम वस्तु को, फाइनल गुड्स को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन लाभ का संघटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट? अधिकार शुल्क, रॉयल्टी, या बोनस, या फिर ए तथा बी दोनों, यानी रॉयल्टी और बोनस दोनों, या ऑप्शन डी है लाभांश, डिविडेंड। तो लाभ का संघटक अधिकार शुल्क भी है, बोनस भी है। ठीक है, रॉयल्टी एंड बोनस बोथ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी, बोथ ए एंड बी। अब देखो 19 नंबर जो है वो छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझने वाला चीज है। यदि एक किसान 2000 रुपए का गेहूं मिलों को बेचता है, ठीक है, एक किसान 2000 रुपए का गेहूं मिलों को बेच देता है, मिल्स को। यदि मिलों द्वारा बिक्री को 2400 का आटा बेचा जाता है, तो मिल क्या, देखो किसान क्या किया, मिल को 2000 रुपए का गेहूं बेचा, अब मिल इसको पीस दिया और पीस के बेकरी को 2400 रुपए में बेच दिया। सब अपना अपना प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे ना। ठीक है, सब तो बिजनेस करने बैठे हैं। फिर क्या किया, बेकरी जो मिल से खरीदा था 2400 में, उसको 2700 रुपए का डबल रोटी ग्राहकों को बेचा जाता है। यानी बेकरी जो है उस आटे को क्या किया, डबल रोटी बना के 2700 रुपए में अपने कस्टमर से बेच दिया। 300 रुपए ये भी प्रॉफिट कमा लिया। पुनः सभी उत्पादकों द्वारा कुल मूल्य वृद्धि 1200 रुपए मान लिया गया। ठीक है, यानी कि जितने भी उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, यानी किसान, फार्मर और ये बेकरी, ठीक है, और ये मिल, इन सब का वैल्यू एडेड 1200 रुपये अगर मान ले, अज्यूम कर ले, तब किसान का मध्यवर्ती लागत है। तो आपको बताना है किसान का मध्यवर्ती लागत क्या होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इफ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू मिलर फॉर 2000 रुपीज एंड मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर फॉर 2400 and baker sells bread to consumer for 2700, then total value added by all the producers assuming 1200 rupees as the intermediate cost of फार्मर। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको निकालना है। अगर एक फार्मर ने 2000 रुपये में मिलर को गेहूं अपना बेचा है, व्हीट, और मिलर जो है वो बेकर को 2400 रुपये में आटा बेच देता है, फ्लोर, और बेकर जो अपने कंज्यूमर से, उपभोक्ता से 2700 रुपये में अपना ब्रेड बेच देता है। तो मान लो कि टोटल वैल्यू एडेड को अज्यूम किया गया है 1200 रुपये सबका। ठीक है, तो एज द इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ द फार्मर, तो फार्मर का इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके निकालना होगा। डायरेक्ट बताने से अच्छा मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप लोग भी ऐसे कर लेना। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू एडेड पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड मिलर का, यानी मिल वाले का कितना है। देखो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वो 2400 में खरीद रहा है, सॉरी मिल वाला जो है वो 2000 रुपये में खरीद रहा है किसान से, फार्मर से। ठीक है, 2000 में खरीद रहा है और बेच रहा है 2400 में। तो वैल्यू एडेड ऑफ मिलर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस या परचेस, है ना, खरीदने का उसका प्राइस जो है। तो वो सेल कितना में किया, देखो 2400 में माइनस खरीदा कितना में, 2000 में। ठीक है, तो कितना हो गया 400। किसका वैल्यू एडेड निकला अभी, मिलर का। ठीक है, अब देखो मिलर के बाद क्या हुआ, मिलर बेकर को 2400 में बेच दिया। फिर बेकर इसमें कितना वैल्यू ऐड किया,
बेकर जो है वो कंज्यूमर को बेचे 2700 में। तो वैल्यू एडेड ऑफ बेकर, बेकर का वैल्यू एडेड कितना निकलेगा, बेचा कितना है वो, सेलिंग प्राइस उसका क्या है 2700 में बेचा था ना, 2700 माइनस खरीदा कितना में है वो, बेकर खरीदा कितना है मिलर से 2400 में, वेट है ना आटा, तो यहाँ पे 2400 इक्वल्स कितना होगा 300। हाँ तो हम लोग को क्या क्या मिल गया, मिलर का वैल्यू एडेड मिल गया हम लोग को 400 रुपीज़ एंड बेकर का भी मिल गया 300 रुपीज़। ठीक है, कैसे निकाला हमने वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस यानी बेचने का जो कीमत है और बाइंग प्राइस को घटा दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ऐसे निकल गया वैल्यू एडेड दोनों का। आप देखो क्वेश्चन में दिया है कि कुल मूल्य वृद्धि रुपये 1200 मान लिया गया है। ठीक है, अज्यूमिंग ₹1200, वैल्यू एडेड को पूरा अज्यूम कर लिया 1200। ठीक है, तो टोटल वैल्यू एडेड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल वैल्यू एडेड कुल मूल्य वृद्धि बराबर 1200 रुपया। ठीक है, और क्या हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने, निकालने के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी मध्यवर्ती लागत, किसका, किसान का। मध्यवर्ती लागत क्या है किसान का, यही पूछा है ना, मध्यवर्ती लागत इक्वल्स व्हाट। तो किसान क्या किया था, गेहूं बेचा था मिल को, ठीक है, वीट बेचा था मिलर को, कितना में 2000 रुपीज़ में। और देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर का निकाल रहे हैं ना हम लोग, फार्मर का, तो इक्वल्स लिख देंगे यहाँ पे गेहूं का विक्रय मूल्य। ठीक है, गेहूं का विक्रय मूल्य माइनस उसका मूल्य वृद्धि, किसका, किसान का ही है ना, वैल्यू एडेड। तो किसान जो है कितना में बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है एसपी, गेहूं का उसका 2000 में बेचा था। ठीक है, माइनस वैल्यू एडेड उसका नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू एडेड, तो अभी हम लोग निकालेंगे फार्मर्स, क्या चाहिए वैल्यू एडेड, फार्मर्स वैल्यू एडेड यानी किसान का जो वैल्यू एडेड है, मूल्य वृद्धि है, बराबर क्या होगा, टोटल VA वैल्यू एडेड कुल मूल्य वृद्धि माइनस कितना, इसमें टोटल लोग किया है बिजनेस, एक तो किसान यानी फार्मर, और दूसरा है मिलर है ना, और तीसरा है बेकर। तो इन दोनों का, एक दो का अगर पता है, एक का नहीं पता है, और टोटल भी पता है, तो क्या करेंगे, टोटल वैल्यू एडेड माइनस दोनों का वैल्यू एडेड को हम लोग उससे घटा देंगे। ठीक है, दोनों मैंने मिलर का और इसका क्या बोलते हैं बेकर का। ठीक है, तो मिलर का और बेकर का कितना है, मिलर का वैल्यू एडेड है 400 और बेकर का वैल्यू एडेड है 300, तो 400 प्लस 300 कितना हुआ 700, और टोटल वैल्यू एडेड दिया हुआ क्वेश्चन में 1200 माइनस 700 कितना हुआ 500, मिल गया फार्मर्स वैल्यू एडेड यानी किसान का मूल्य वृद्धि। और यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट पूछा था, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड का वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 500। गेहूं का विक्रय मूल्य कितना था, सेलिंग प्राइस ऑफ वीट 2000 एंड वैल्यू एडेड भी मिल गया है किसान का 500, यानी कि 2000 माइनस 500 1500 रुपीज़ जो है इंटरमीडिएट कॉस्ट है, यानी किसान को मध्यवर्ती लागत कितना हुआ है 1500, और वो वैल्यू एडेड यानी लाभ कितना कमाया, प्रॉफिट 500। तो यहाँ पे पूछा था कि इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या पड़ेगा किसान को। ठीक है, मध्यवर्ती लागत क्या पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर क्या आया 1500। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल नहीं है, यानी कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक, उनमें से इसमें से कौन शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कंपनसेशन में इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए नकद में मजदूरी व वेतन, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, या फिर ऑप्शन बी है किस्म के रूप में मजदूरी व वेतन यानी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड,
या फिर ऑप्शन सी है कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या ऑप्शन डी है सेवानिवृत्ति पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान। ठीक है, कर्मचारियों के परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान। ठीक है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? विच मेथड इज अडोप्टेड इन मेजर नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का कौन कौन सा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, गणना करने का राष्ट्रीय आय को? ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, या आय विधि, इनकम मेथड, या व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, या उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। तो राष्ट्रीय आय का मापने का या गणना करने का उत्पाद विधि भी होता है, आय विधि भी होता है और व्यय विधि भी होता है। ठीक है, नेशनल इनकम मेजर करने का प्रोडक्ट मेथड भी होता है, इनकम मेथड भी होता है और एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। ये जितने हैं सारे मेथड होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मापने का, नेशनल इनकम को मेजरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय आय में शामिल है नेशनल इनकम इंक्लूड्स। क्या शामिल है इसमें, क्या इंक्लूड है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम, या ऑप्शन बी है साधन आय, फैक्टर इनकम, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है ना ए ना ही बी, नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा साधन आय, फैक्टर इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या शामिल है? साधन आय शामिल होता है। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, यानी नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय में साधन आय को यानी फैक्टर इनकम को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन लाभ का संघटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट? तो इसका ऑप्शंस दिए हुए, लाभांश, डिविडेंड, या ऑप्शन बी है अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या ऑप्शन सी है निगम लाभ कर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि लाभ का संघटक लाभांश भी है, अवितरित लाभ भी है और निगम लाभ कर भी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट क्या क्या है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सभी है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।